गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 35E लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है कैपिटल बजटिंग टेक्निक से। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है और उसके बाद हम उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैपिटल बजटिंग क्या होती है। कैपिटल बजटिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि एक कंपनी यूज़ करती है जब वो किसी कैपिटल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन बना रही हो। कैपिटल प्रोजेक्ट जो होता है हमारा वो लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। हम कह सकते हैं उसको कि वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। अगर हम किसी प्रोजेक्ट को लंबे टाइम के लिए लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए करना चाहते हैं, तो उसका जो बिजनेस पे जो इम्पैक्ट है वो हमें देखना होता है। तो इसके लिए हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू उनके डिसीजंस बनाते हैं। और अगर हमें अपनी बिजनेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जो भी राइट डिसीजंस है उनको बनाना है तो वो भी हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ हम कैपिटल बजटिंग के लिए करते हैं। तो अगर हम टेक्निक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम दो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड वन इज़ टाइम एडजस्टेड मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को हम नॉन डिस्काउंटेड मेथड भी कहते हैं और टाइम एडजस्टेड को हम डिस्काउंटेड मेथड कहते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक की, तो वहाँ पे हमें पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है। और जब हम डिस्काउंटेड मेथड की बात कर रहे हैं, मीन्स टाइम एडजस्टेड मेथड की बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉमन मेथड्स हैं इसके अंदर हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक के रूप में एनपीवी टेक्निक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर का यूज़ करते हैं। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और सेकंड वन इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सबसे पहले हम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक का पहला मेथड देखते हैं, वो है हमारा पेबैक मेथड। उसके अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पेबैक पीरियड वो पीरियड है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एक टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा कम्युलेटिव टोटल नेट कैश फ्लो है जो इन्वेस्टमेंट से आ रहा है वो इक्वल होता है हमारे टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो से। मीन्स कि मैंने कोई बिजनेस में पैसा लगाया है, अब उस पैसे को मैं जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने वो पैसा लगाया, मीन्स कि मैंने एक प्रोजेक्ट में 5 साल के लिए पैसा लगाया और 5 साल के लिए मैंने 50,000 रुपये उस बिजनेस में लगा दिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैंने लगा दिए। अब 50,000 जो रुपये मैंने अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाया उससे मेरे पास कितना कैश फ्लो आ रहा है वो मेरे कैश आउटफ्लो से बराबर होना चाहिए। तो किस ईयर के अंदर जो मेरा कैश इनफ्लो है वो इक्वल होगा मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो उस पीरियड को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो जब हम पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम दो चीज़ों को देखते हैं। अगर मेरा जो कैश इनफ्लो है, जो मेरे पास कैश आ रहा है वो सेम ईयर के अंदर एक जैसा आ रहा है, तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो करूँगा पेबैक पीरियड इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आपने फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया। एनुअल कैश इनफ्लो क्या है? जो भी आपका कैश डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आ रहा है। तो जैसे मान के चलें कि मैंने 50,000 रुपये बिजनेस में लगाए और हर साल मुझे 5 साल तक 15,000 रुपये उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से रिसीव हो रहे हैं, इनफ्लो के रूप में आ रहे हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एनुअल कैश इनफ्लो। अगर उसको मैं टोटल कर दूंगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पेबैक पीरियड आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कैश इनफ्लो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है, मान के चले कि 50,000 रुपये मैंने किसी बिजनेस के अंदर लगाए, किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाए, और 5 साल तक का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास हर 5 साल में जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। मान के चलते हैं कि अपन जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपये है और हर साल मुझे 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000 रुपये 5 साल तक पैसा इनफ्लो के रूप में आ रहा है। तो मेरा पेबैक पीरियड क्या होगा? तो उसके लिए मुझे इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। पेबैक पीरियड इक्वल्स टू कंप्लीट ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कम्युलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ कंप्लीट ईयर्स अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ प्रेजेंट ईयर। जिस भी ईयर्स के अंदर मेरा जो कम्युलेटिव कैश फ्लो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, वो ईयर मैं कंप्लीट ईयर्स में लिख दूंगा, और जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें से मैं कम्युलेटिव कैश फ्लो का जो भी कंप्लीट ईयर्स में जो भी कैश फ्लो मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा उसको माइनस करके एनुअल कैश फ्लो प्रेजेंट ईयर का कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा पेबैक ईयर होगा वो ईयर होगा जब मेरा जो सम है कैश इनफ्लो का वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। ईयर का मतलब क्या है यहाँ पे? कंप्लीट ईयर का मतलब कि वो ईयर जिसके अंदर जो हमारा कैश इनफ्लो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट से कम हो।
और जब हम एनुअल कैश इनफ्लो की बात करेंगे तो एनुअल कैश इनफ्लो हमारा वो होगा जो हमें डिफरेंट ईयर्स के अंदर रिसीव हो रहा है। उसके बाद पेबैक मेथड के अंदर जो सेकंड मेथड होता है वो होता है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, आपने 5 साल के लिए वो पैसा लगा दिया है, अब आपको उससे क्या क्या कैश फ्लो आ रहा है उसको टोटल करके आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे तो आपके पास पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी कि उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कितना प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, कितने ईयर में वो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप को डिफरेंट फार्मूले से इसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हो रहे हैं जिसमें हम एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाई लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट माइनस पेबैक पीरियड करते हैं, और दूसरा है एनुअल कैश इनफ्लो इनटू पोस्ट पेबैक पीरियड। सेकंड जो मेथड है हमारे नॉन डिस्काउंटेड मेथड का वो है ARR। ARR को हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। इसकी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे हम मेजर करते हैं हमारी एवरेज एनुअल नेट इनकम को, जो कि किसी प्रोजेक्ट से हमें इंक्रीमेंटल इनकम के रूप में इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज पे मिल रही है। तो इस मेथड के अंदर हम जब कंपटीशन करते हैं मीन्स उसकी कैलकुलेशन करते हैं ARR की, तो वो दो तरीके से करेंगे। जैसे कि हमने पेबैक पीरियड के अंदर किया कि अगर मेरे पास कैश फ्लो सेम ईयर के अंदर एक जैसा आ रहा है तो मैं ARR का जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो करूँगा एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास कैश फ्लो डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट आ रहा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि एवरेज एनुअल कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब आपको एक चीज़ ये नोट करनी होगी कि जो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो हमारा जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको नंबर ऑफ ईयर से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जैसे 50,000 रुपये मैंने बिजनेस में लगाया 5 साल में, मतलब हर साल मेरे 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ये मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टेक्निक की बात करें डिस्काउंटेड मेथड की, तो वो है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या टेक्निक, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक भी कहते हैं। एनपीवी टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो एनपीवी मेथड है उसका यूज़ हम किसी स्पेसिफाइड डिस्काउंटेड रेट से करते हैं, जिसके अंदर हम एक नेट कैश फ्लो लेते हैं जो कि हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद हमें रिसीव होते हैं किसी प्रेजेंट वैल्यू पे। तो जो टाइम पीरियड है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वो और हमारा जो ईयर होता है वो 0 होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू हम नेट कैश फ्लो की कैलकुलेट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेट अपॉन या मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ ₹1 एट द गिवन ईयर एंड डेट। आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा है आपके टैक्स और डेप्रिसिएशन से पहले, तो उसको हम 1 की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे कि क्या रेट हमें मिल रही है। तो यहाँ पे हमें पीवी फैक्टर निकालना होता है। पीवी फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मान के चले कि आपकी डिस्काउंटेड रेट 10% है और आपने 50,000 रुपये कहीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है और आपका जो डिस्काउंटेड रेट है वो कितना है 10%, पीवी फैक्टर है वो आपका है 10%। तो पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो कि होता है 1/1 प्लस आर की पावर एन। 1/1 प्लस आर की पावर एन का मतलब क्या है, आर तो आपका रेट ऑफ रिटर्न हो गया, जो भी रेट आपको मिल रही है डिस्काउंटेड रेट, और एन मीन्स हो गया ईयर, किस ईयर में आपको वो रेट मिल रही है। तो मान के चले कि 10% मेरी डिस्काउंटेड रेट है, तो 1/1 प्लस 10% का मतलब हो गया 0.10, तो 1 प्लस 0.10 की पावर 1। फर्स्ट ईयर के अंदर जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 0.926 आएगी। उसको मैं अपने कैश फ्लो से जो भी मेरे पास कैश इनफ्लो आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट ईयर का जैसे मेरा कैश इनफ्लो था 10,000, उसको मैं 0.926 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही मैं सेकंड ईयर का निकालूंगा, थर्ड ईयर का निकालूंगा, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, ऐसे सारे मैं प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल लूँगा हर एक ईयर की और उसको उसके कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा और उसका एडिशन करके मैं जो भी मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उससे घटा दूंगा, तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। यही हमें यहाँ पे स्टेप्स बता रखे हैं जो कि हमें करने होते हैं इस मेथड के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। सर्टेन केसेस के अंदर हम जब कंपेयर करते हैं अपने नंबर ऑफ प्रपोजल्स को जो कि डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कैश इनफ्लो के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए हमें एक डिजायरेबिलिटी फैक्टर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ करना होता है। तो जो डिजायरेबिलिटी फैक्टर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी प्रेजेंट वैल्यू है नेट कैश फ्लो की उसको हम सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट होके आ जाता है।
इसके बाद जो नॉन डिस्काउंटेड मेथड का जो लास्ट मेथड है वो है आईआरआर। आईआरआर को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। ये वो रेट होती है जब हम किसी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो को अपने डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो से इक्वल करते हैं। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो जिस रेट पे जो डिस्काउंट है जहाँ पे कैश फ्लो हमारा जीरो हो जाए, मीन्स कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो हो, कि जितना कैश मेरे पास आ रहा है उतना ही कैश मेरे पास से जा रहा है, तो वो होगा हमारा आईआरआर। तो इसको हम किसी एक रेशियो फॉर्म से देखते हैं। तो कैश आउटफ्लो अपन कैश इनफ्लो हमारा क्या होता है, आईआरआर। और अगर हम इसको अगर दूसरे फार्मूले से यूज़ करें तो उसका जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम वो करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो जो रेट हमने फाउंड की है ट्रायल और एरर मेथड से, तो उस रेट को यूज़ करके हम एवेल्यूशन करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को। तो जिस भी मेथड के लिए हम डिस्काउंटेड रेट का यूज़ कर रहे हैं उसको हम कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के नाम से देखेंगे। तो जो इवैल्यूएशन हमने किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए की है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करने के लिए हमें एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगी, जिसको हम कट ऑफ रेट कहते हैं। तो अगर कट ऑफ रेट हमारे प्रोजेक्ट की ज़्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो कंपटीशन करने के लिए हम आरआरआर के लिए क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स का यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं। पहला होता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का मतलब क्या है कि वो प्रोसीजर जब हम किसी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कंप्यूट कर रहे हैं जो कि डिफरेंट नेट कैश फ्लो के अंदर उसका पैटर्न है जो वेरी हो रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है, और वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़फुल है। तो व्हेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एलडीआर एंड एचडीआर नॉट गिवन, अगर आपके पास लोअर डिस्काउंटेड रेट और हाई डिस्काउंटेड रेट नहीं दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, तो व्हेन द सिमिलर यूनिफॉर्म इवन कैश फ्लो ओवर इट्स लाइफ, कि अगर आपके पास कैश फ्लो वो इवन आ रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म में आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो हमारा एनुअल कैश इनफ्लो है वो इक्वल होगा हमारे इवन ऑफ द ऑल द ईयर्स, जो कि पीवी फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा, जिसे हम डिवाइड कर देंगे उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो जो पीवी फैक्टर है हमारा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो से। तो जब आप किसी पीवी फैक्टर को कंप्यूट कर लेंगे तो उसके बाद आप कंपेयर करेंगे अपने कम्युलेटिव प्रेजेंट टेबल को, जो कि डिफरेंट पीरियड्स के अंदर आपकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को बताएगा। तो जो भी नियरेस्ट फैक्टर होगा उससे हम उसकी पीवी फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, और जो भी रेट आपकी आईआरआर की आएगी वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपका जो पीवी फैक्टर है वो एक्यूरेट है तो इसका मतलब है कि वो टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो जो आईआरआर होगा वो हमेशा दो फैक्टर्स और नियरेस्ट फैक्टर पे कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। दूसरे सिनेरियो में हम कहेंगे कि अगर हमारा नेट कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट आ रहा है ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो जो कैश इनफ्लो है हमारे प्रोजेक्ट का वो डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट होगा। तो उसके अंदर हम ट्रायल और एरर मेथड का यूज़ करते हैं आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने जो भी कैश इनफ्लो है हर एक साल का उसको ऐड कर देंगे और अपने लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट से उसको डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। उसके बाद जब हम उसको डिवाइड करेंगे अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो जो हमारा एवरेज कैश इनफ्लो आ रहा है उसमें हम नियरेस्ट आईआरआर को फाइंड आउट करेंगे और उसको हम मेंशन करेंगे इस प्रोसीजर के अंदर। और उसके बाद जो भी नियरेस्ट टू आईआरआर होंगे उसके बिटवीन हम एक्चुअल आईआरआर, एक्चुअल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम एक्चुअल आईआरआर को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा एलडीआर मींस लोअर डिस्काउंटेड रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट एलडीआर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट एचडीआर मींस हायर डिस्काउंटेड रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलडीआर मल्टीप्लाई बाई एचडीआर माइनस एलडीआर। मतलब हायर डिस्काउंटेड रेट आपकी मान के चलें कि 15 है और लोअर डिस्काउंटेड रेट आपकी 12 है, तो 15 और 12 के हिसाब से आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो देखेंगे कि वो कितने कितने रेट का आ रहा है। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड का यूज़ हम आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं उस ट्रायल रेट ऑफ रिटर्न को जो कि हमने किसी रेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से कैलकुलेट की होती है, और उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू आएगी कैश इनफ्लो की और इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, वो हमारे आईआरआर के कैलकुलेशन को इक्वल बताएगी। तो जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे प्रेजेंट वैल्यू का, अगर वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम है और हम उसके अंदर लोअर रेट ले रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, और हम हायर रेट का यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जो ट्रायल और आईआरआर मेथड होता है उसमें हम ट्रू आईआरआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि
एकदम एक्यूरेट जो फिगर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं एनपीवी और आईआरआर मेथड को कि एनपीवी और आईआरआर मेथड किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो सबसे पहला जो सिमिलरिटी है एनपीवी और आईआरआर की वो क्या है कि दोनों में हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम डिस्काउंटेड रेट कैश फ्लो मेथड का यूज़ करके कंसिडर करते हैं कि किस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वो हमें मिली है। सेकंड क्या है कि जब हम इन टेक्निक्स को कंसिडर कर रहे हैं हमारे सब कैश फ्लो में जो कि एक एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में हमें किसी इन्वेस्टमेंट से मिल रही है, तो वो भी हम इसी दोनों मेथड्स के अंदर करते हैं। सेकंड क्या है डिस्टिंगेंस बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर, क्या डिफरेंस है एनपीवी और आईआरआर में। तो एनपीवी और आईआरआर मेथड जो डिफरेंट है वो उसके रिजल्ट्स पे डिफरेंट होंगे जब हम उसकी चॉइस किसी एक एसेट से करेंगे जो कि सर्टेन सबकंटेंट्स के अंदर म्यूचुअली क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे हैं टू मेथड्स के अंदर। तो इस केस के अंदर हमारा जो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होगा वो सर्टेन सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स हमें देगा। तो एनपीवी जो मेथड है वो हमें वन प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाता है, बल्कि आईआरआर हमें हमेशा अनदर फेवर के लिए किया जाता है। तो जो भी डिफरेंट रैंकिंग होती है एनपीवी और आईआरआर मेथड की, उसको साइज के ड्यू के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और अगर टाइम की डिस्पैरिटी प्रॉब्लम है, अगर टाइम हमारे पास नहीं है उसका कैलकुलेशन के लिए, तो वो अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ से हमें उसको देखते हैं। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं हमारी फाइनेंशियल वैल्यू से, और बल्कि आईआरआर को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज टर्म के अंदर। एनपीवी जो होता है उसका जो कैश फ्लो है वो हमें एज्यूम करना होता है जो कि हमने री इन्वेस्ट किया होता है किसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट से, लेकिन आईआरआर के अंदर हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम उसके अंदर आईआरआर रेट्स को एज्यूम करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैपिटल बजटिंग का जो लास्ट जो लेक्चर था हमारा एमएफए का यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 35 वो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। हमारा जो मेफा का कोर्स है वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।